नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप है। सोशल रिएक्ट के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक वीडियो है, चैनल का नाम है करंट तक। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन्होंने एक वीडियो बनाई है भारत और भूटान के संबंधों पर। तो इसमें उन्होंने भारत और भूटान के रिलेशन के बीच में कुछ बातें की हैं। इनकी वीडियो की टाइटल है, क्या भूटान भारत का 29वां राज्य बन सकता है? इसी पर ये वीडियो है और इस पर हम आज रिएक्शन देंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा किताबों में या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने जानकारी ली होगी। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक अमेरिकी गुट और दूसरा गुट था जो रसिया और उसके दोस्तों का, जो भी उसके साथ थे, उसके गुट में दो गुट उस समय प्रबल थे, पूरे दुनिया को चलाते थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो इस पे भी देशों ने अपने गुट में लाने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने उस समय एक विदेश नीति अपनाई जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। उस नीति के तहत भारत ने किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया और उसने तटस्थ रहकर अपने आप को विदेश नीति संचालित किया। दोस्तों, ये वीडियो है भारत और भूटान के संबंधों पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत हमेशा से ही अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है। हालांकि कुछ पड़ोसी हमेशा भारत को परेशान करते हैं और भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। खैर, जो भी है, आइए इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद इस पर रिएक्शन देते हैं। आखिर क्या भूटान भारत में शामिल होगा? आखिर कैसे बहुत जल्द ही भूटान अब भारत का अगला राज्य बनने वाला है? आखिर भूटान के लोग भारत में शामिल होने को लेकर क्या सोचते हैं? आखिर क्यों भूटान की सुरक्षा और विदेशी नीति भारत पर ही निर्भर है? और आखिर क्यों भूटान भारत के इतने करीब है? साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि भूटान में मुस्लिम तो रहते हैं, लेकिन एक भी मस्जिद क्यों नहीं है। मगर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भूटान भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना था और भूटान की सुरक्षा और विदेशी नीति आज भी भारत पर ही क्यों निर्भर है, और आखिर क्यों भूटान भारत के इतने करीब है। दोस्तों, आपको बता दें कि आजादी के समय भारत और भूटान के साथ एक संधि हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भूटान को दो ऑप्शन दिए, या तो भूटान भारत में शामिल हो जाए या फिर भूटान के जो विदेशी मामले हैं या जो रक्षा के मामले हैं वो भारत अपने पास ही रखेगा। और यही दोनों ऑफर भारत की तरफ से भूटान को दिए गए थे, जिसके बाद भूटान के राजा ने दूसरा ऑप्शन चुना। भूटान के राजा ने कहा था कि डिफेंस और जो फॉरेन अफेयर्स यानी जो विदेशी मामले हैं वो भारत ही तय करें, लेकिन बाकी चीजों में भूटान को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। यही कारण था कि भूटान एक अलग देश या एक संप्रभु बना रहा। आसान क्योंकि भारतीय सेना आज चीन से भूटान की रक्षा करती है। इसके अलावा उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देना, हथियारों की सप्लाई करना, एयर डिफेंस से लेकर सब कुछ भारत की तरफ से मुहैया कराया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर क्या भूटान भारत में शामिल होगा। आखिर कैसे बहुत जल्द ही भूटान अब भारत का अगला राज्य बनने वाला है। आखिर भूटान के लोग भारत में शामिल होने को लेकर क्या सोचते हैं। अगर आपको याद हो तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार पीएम बने थे तो उन्होंने अपना पहला विदेशी दौरा भूटान को ही चुना था। हालांकि अब भारत बांग्लादेश कंट्रोवर्सी के बीच एक बार फिर ये बातें तेज हो गई हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि भूटान बहुत जल्द ही भारत का 29वां राज्य बन जाएगा। जिस तरह से सिक्किम पहले सहयोगी राज्य के तौर पर भारत में शामिल हुआ, उसके बाद पूर्ण राज्य के तौर पर शामिल हो गया। और अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या अब उसी तरह की घटनाएं भूटान के साथ होने वाली हैं। आपको बता दें कि जब से बांग्लादेश पर थोपे गए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन में बैठकर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों यानी 7 सिस्टर को लेकर विवादित बयान दिए हैं, तब से भूटान के भारत में शामिल होने को लेकर खबरें तेज हो गई। मोहम्मद यूनुस ये भारत का बहुत बड़ा विरोधी है। जब से इसने बांग्लादेश की अपने हाथों में कमान संभाली है, तब से यह सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। आप इसकी स्टेटमेंट भी देख लीजिए।
हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगला है। उसने चीन से जब चीन यात्रा पर गया था तो इसने 7 सिस्टर्स का नाम लिया था कि अगर हम इसको भारत से अलग कर दें तो चाइना के लिए व्यापारिक मार्ग खुल जाएगा और बहुत अच्छा होगा। यानी सोचिए यार कि इन लोगों के मन में कितना भारत के खिलाफ जहर है। बताओ 50 साल अभी पहले इन लोगों की क्या स्थिति थी। पाकिस्तान इनको भाव नहीं देता था और जब चाहता था इनको सब जूते की नोक पर रखता था। इन बंगालियों को काला काला कहकर संबोधित करता था और 1971 की लड़ाई में भारत ने इसको एक नया बनाया और उसके परिणाम में इसने क्या दिया। मैं हमेशा से कहता हूँ यार, भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों का अच्छा ख्याल रखना चाहता है, लेकिन सभी देश पता नहीं किस विदेश नीति का को अपनाते हैं कि वो भारत के विरोधी हो जाता है। आप श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए, वो भारत को छोड़कर चाइना को प्रेफर किया और चाइना ने उसको किस नरक में ढकेल दिया ये पूरी दुनिया जानती है। खैर आइए देखते हैं आगे। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत के 7 राज्य, भारत के पूर्वी हिस्से जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ये भारत के लैंडलॉक्ड क्षेत्र हैं। समंदर तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र के लिए समंदर के अकेले संरक्षक हम हैं। मोहम्मद यूनुस ने सुझाव दिया कि जिस तरह से चीन सीपेक बना रहा है, ठीक उसी तरह सीबैक यानी चीन बांग्लादेश कॉरिडोर बनाए, जो चीनी अर्थव्यवस्था के लिए विस्तार हो सकता है। ये विशाल संभावना के द्वार खोलता है और उनका ये बयान रणनीतिक तौर पर भारत के चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़े खतरे के लगातार नैरेटिव को रेखांकित करता है। फिलहाल तो इस पर भी मैंने एक काफी डिटेल्स में वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा भूटान के राजा ने भारत से अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि चीन भूटान के साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है और बॉर्डर शेयर करने के साथ साथ चीन भूटान के बड़े हिस्से पर अपना दावा भी ठोकता है। चाइना लगातार भूटान पर यह दबाव बनाता रहता है कि भूटान, ये चाइना किसी का सगा नहीं है। उसको जब तक वाणिज्यिक लाभ नहीं होगा ना, तब तक उस देश में वो हाथ नहीं डालता। और जो भी चाइना के साथ गया है उसका बेड़ा गर्क ही कर दिया चाइना ने। अपने उस हिस्से को चीन को सौंप दें। भूटान के उस हिस्से पर चीन की नजर होने की सबसे बड़ी वजह भारत का चिकन नेक है, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित एक संकरा भूभाग है, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है और भारत के इसी लोकेशन पर चीन की नजर पिछले कई सालों से है। यहां आपको बता दें कि चीन की एक पॉलिसी है जिसे चीन का 5 फिंगर पॉलिसी कहा जाता है और अपने इसी नीति में चीन तिब्बत को अपने दाहिने हाथ की हथेली मानता है, जिसकी 5 उंगलियां लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश हैं। चीन का मानना है कि इन क्षेत्रों को मुक्त कराना उसकी जिम्मेदारी है। चीन का मानना है कि प्राचीन काल में यह सारा भूभाग चीनी साम्राज्य का हिस्सा था और चीन एक बार फिर कभी ना कभी इसको कैप्चर करके ही रहेगा। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी भारत और चीन के बीच लगातार टकराव बना रहता है। इसके अलावा भारत के अक्साई चिन को भी चाइना ने कब्जा कर रखा है। अगर आपको याद हो कि हाल के कुछ साल पहले भारत, भूटान और चीन के बीच में डोकलाम क्षेत्र को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। आपको बता दें कि डोकलाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब पड़ता है। वैसे तो ये क्षेत्र ऑफिशियल तौर पर भूटान में पड़ता है, लेकिन जब चीन ने यहां पर सेना भेजी तो भूटान ने भारत से मदद की गुहार लगाई और भारत ने भी अपनी सेना तैनात कर दी। डोकलाम में भारत के 43 सैनिक शहीद हो गए थे। हालांकि भारतीयों ने भी जम के पीटा था चाइनीज सैनिकों को और 43 से कहीं ज्यादा संख्या में चीन के सैनिक को मारा था। सैटेलाइट एक इमेज आया था जिसमें चाइना 100 से ज्यादा कब्रों को दफनाया था। तो यह अनुमान है कि भारत ने 100 से ज्यादा सैनिकों को मारा था। यह डोकलाम के लिए भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी। तो आप सोच सकते हैं कि भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों का ख्याल रखता है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने में खड़ी रही। भारत की सेना भी सीना तान कर खड़ी रही, पीछे नहीं हटी और आखिरकार चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि चीन ने भूटान को डोकलाम के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर दिया था।
चीन ने भूटान को कहा था कि आप डोकलाम वाला क्षेत्र छोड़ दीजिए, इसके बदले हम आपको उत्तर में चाइना की तरफ और ज्यादा क्षेत्र दे देंगे। हालांकि भूटान ने चीन के इस ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन जब भूटान चीन के इस ऑफर को ठुकरा दिया तो चीन बौखला गया और उसने भूटान पर दबाव बनाने के लिए उसके दूसरे इलाके पर अपना दावा ठोक दिया था, जो कि भूटान के अंदर में आता है। ऐसे में भूटान ने भारत से मदद मांगी। फिर भूटान की तरफ से भारतीय सैनिक खड़े हुए और वहां से भी चीन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन आज भी चीन का डर भूटान पर बना रहता है। आपको बता दें, सिक्किम भी भूटान की तरह 1975 तक भारत हिस्सा नहीं था। सिक्किम नाम ग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन सिक्किम के लोग भारत के साथ अपने सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जुड़ाव को महसूस करते थे और साथ ही प्रशासनिक समस्याओं के चलते जनमत संग्रह के साथ भारत में इसका विलय हो गया। आपको बता दें, जिस तरह से सिक्किम के लोग अपने आप को भारत के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जुड़ाव को महसूस करते थे, ठीक उसी तरह भूटान के लोग भी करते हैं। भूटान के लोगों का भी मानना है कि भूटान भी भारत में शामिल हो जाए। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भूटानी नागरिक ने कमेंट किया है कि मैं भूटानी नागरिक हूं, मैं चाहता हूं कि मैं भारत में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैं अपने राजा को भी बहुत पसंद करता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत में शामिल होने के 20 साल बाद तक भूटान में कोई इलेक्शन ना हो। इसके अलावा अगर वहां के आम जनता भारत के पक्ष में है तो निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत सकारात्मक होगा। यार, ये वर्तमान विश्व किसी भी देश पर इतनी आसानी से कोई कब्जा थोड़े कर सकता है जितना कि लोग ये चाइना सोचता है कि हम डोकलाम ले लेंगे, अरुणाचल ले लेंगे। ये 1950 का वर्ल्ड नहीं है, ये मॉडर्न वर्ल्ड और इंडिया है। डोकलाम में चाइना की औकात बता दी थी भारतीय सैनिकों ने। आपको बता दें कि भूटान के प्रधानमंत्री लगातार भारत की यात्रा कर रहे हैं। अभी हाल ही में वो महाकुंभ में भी डुबकी लगाने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई और गुरु बताया था। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को उद्यमशील बनाने के लिए आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहता हूं। और इन सारी बातों की समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष यही निकाल कर आता है कि आज नहीं तो कल भूटान एक न एक दिन भारत का हिस्सा पूरी तरह से जरूर बन जाएगा। फिलहाल तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं कि भूटान में मुस्लिम तो रहते हैं, मगर मस्जिद क्यों नहीं है। ये सुनकर आप क्या भूटान में मस्जिद नहीं है? मुस्लिम है लेकिन मस्जिद नहीं है? ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। ये देखते हैं क्या है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मगर ये बात पूरी तरह से सच है कि भूटान में आपको जगह जगह बौद्ध मठ और मंदिर तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक भी मस्जिद नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि भूटान में रह रहे मुस्लिम लंबे समय से मस्जिद बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसके अलावा ईसाई धर्म के लोगों ने भी ठीक इसी तरह का कुछ मैटर मुस्लिम्स का जापान में भी है। वहाँ के आम पब्लिक जापानी मुस्लिमों को मस्जिद बनाने से रोक रही है, कोई और मैटर मैं क्लियर तरीके से तो नहीं जानता। ऐसे ही एक न्यूज़ आया था कुछ समय पहले कि वहाँ की आम जनता मुस्लिम्स का विरोध कर रही है। यहाँ की सरकार से चर्च बनाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन भूटान की सरकार ने इन्हें भी चर्च बनाने की अनुमति नहीं दी। और ऐसा करने के पीछे यहाँ की सरकार का मकसद है अपने देश को इस्लामीकरण से बचाना। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर वह अपने देश में मस्जिद और चर्च बनाने की इजाजत दे देंगे तो धीरे धीरे उनके देश का इस्लामीकरण हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ की सरकार किसी को भी मस्जिद और चर्च बनाने की इजाजत नहीं देती और यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस्लाम उनके देश में किसी भी वजह से दस्तक ना दें। दोस्तों, भूटान के लोग अपने देश और संस्कृति से काफी प्रेम करते हैं। भूटान के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को कोई अब्राहमिक रिलीजन तबाह करे। भूटान के कण कण में यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति बसी हुई है, जिसमें सुकून और प्यार की महक आती है। और शायद यही कारण है कि यहाँ के लोग किसी दूसरे धर्म या फिर मजहब को अपने देश में दाखिल नहीं होने देते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और जिस तरह से इस वीडियो में यह भारत और
भूटान के संबंधों को दर्शाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। इस वीडियो को बनाया गया है, तो आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल को लिंक दे दूँगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा है। यार, भारत कभी किसी देश पर हमला ही नहीं किया। पहले भारत सिर्फ डिफेंसिव होता है, तब जाके हमला करता है। आप भारत पाकिस्तान का देख लो, लगभग 75 वर्षों का इतिहास, हमेशा से पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया और भारत ने जवाबी कार्रवाई में किसी भी समस्या का हल किया। अभी हाल ही में पहलगाम का जो मैटर हुआ, उसके बाद ही भारत ने हमला किया, पहले भारत ने हमला नहीं किया पाकिस्तान पे। मैंने बोला कि अभी भारत के जो दक्षिण में है, 7 सिस्टर्स के दक्षिण में बांग्लादेश, इसने भारत को सबसे सर देश बना हुआ है। ये मोहम्मद यूनुस का यार पता नहीं क्या विचार है कि ये पूरी तरह से भारत विरोधी स्टेटमेंट दे रहा है, भारत को तोड़ने की बात कर रहा है 7 सिस्टर्स को। उसने जिस तरह से चाइना पीएम के सामने बोला कि अगर इंडिया के चिकन नेक को काट दिया जाए, जिस तरह सी पैक है उसी तरह से बी पैक, यानी बांग्लादेश और चाइना तो वाणिज्य के लिए चाइना के लिए प्रॉफिट होगा, इस तरह की उसने स्टेटमेंट दी। तो जो भी है, हमारे हिसाब से अगर भूटान के लोग भारत में मिलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों का ध्यान रखा है। वैसे भी मैंने ये पढ़ा है कि भूटान में जाने के लिए भारत को वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती भारतीयों को, भूटान और नेपाल में। खैर, देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है। मैं तो भाई उम्मीद करूँगा कि भूटान भारत में शामिल हो जाएगा, तो ये भूटानियों के लिए और भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात होगी। बाकी फिर से अगले किसी वीडियो में चर्चा होगी। आप समाचार देखते रहिए, निश्चित रूप से जरूर कुछ न कुछ इस पर अपडेट आता रहेगा। नमस्कार।